बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 है आज आपके पास। और सबसे पहले तो इसका नाम देख लें। ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में आपको स्टार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोटॉक्टिस्टा, ठीक है। इसको आप थोड़े थोड़े से पॉज दे के पढ़ लेंगे तो आसानी से पढ़ लेंगे। प्रोटॉक्टिस्ट एंड फंगी, ठीक है। ये दो आप ग्रुप्स पढ़ेंगे। इसमें अब होता क्या है कि एक्चुअली इसमें ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है ना, वो आपको बताया जाएगा थोड़ा सा कि ये ग्रुप कैसा है, क्यों इसका जो कह लीजिए कि एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरीके से प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंगस में सब में मिल रहा है। इसी तरीके से इसमें कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंगी के, वो भी स्टडी करोगे आप। और इसके साथ साथ फंगी जो है उसकी डाइवर्सिटी और इसकी इंपॉर्टेंस, ये दोनों चीज़ें जो है ये भी आप इसमें स्टडी करेंगे। तो चैप्टर छोटा सा है लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में रेगुलर बेस पर आते हैं, तो इसीलिए इसको प्रॉपर तरीके से आपने तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप आ जाए इसके एमसीक्यूज़ की साइड पर सीधा। पेज नंबर 163 पर इसके एमसीक्यूज़ हैं, इसको ज़रा क्विकली मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा, यानी किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा के बारे में इसमें से कौन सी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पे टिक कीजिएगा कि इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स का मतलब है कि इसमें कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज़। ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रीन एल्गी हैव द पिगमेंट कॉम्बिनेशन, कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन होगा? क्लोरोफिल ए एंड बी वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसको लगाओगे आप। उसके बाद नंबर 3 पर आ जाओ। द मेजर ग्रुपिंग ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड अपॉन देयर, तो नंबर डी पर लगा लीजिएगा मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी किस तरीके से ये लोकोमोशन करते हैं, किस तरीके से ये मूवमेंट करते हैं, इसके बिहाफ पर बेसिकली जो प्रोटोजोआ है उसकी ग्रुपिंग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। प्रोटॉक्टिस्टा हैविंग आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो ये इन चारों में से जो अल्वा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, उसमें देखा जाता है। नेक्स्ट आपके पास द अमीबॉइड स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज, ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट आपके पास ये देखिए, ये दो डिजीज़ हैं। पहली डिजीज़ जो इसका नाम है ट्रिप्नोसोम्स और दूसरी जो है इसका नाम है लेशमीनियस, ठीक है। तो इन दोनों डिजीज़ जो है इसको कॉज करने वाले कौन से हैं? प्रोटॉक्टिस्ट। नेक्स्ट आपके पास अल्वा इज कॉमनली कॉल्ड, तो उसको सी लेटस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 8 पर आपके पास है स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। एंड लास्ट वन नंबर 9, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलुलोज डिग्रेडर्स इन इकोसिस्टम, यानी कि इनमें से कौन है जो कि सेलुलोज को डिकम्पोज करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं इकोसिस्टम में? ये है एस्कोमाइकोटा, ठीक है। तो इसके साथ ही जो एमसीक्यूज़ हैं ये तो हो गए कंप्लीट आपके। अब आ जाओ फ़ौरन आप क्वेश्चन आंसर्स की साइड पर। तो यहाँ आ जाएंगे आप क्वेश्चंस पर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज़ द किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा कंसीडर्ड टू बी एन आर्टिफिशियल टैक्स जोन, यानी किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा जो है इसको क्यों कंसीडर किया जाता है कि एक आर्टिफिशियल टैक्स जोन है। देखो आमतौर पे टैक्सोनॉमी क्या होती है? क्लासिफिकेशन बताती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, कि उसको किस ग्रुप पे किस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रखा जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोटॉक्टिस्टा है इसके साथ ये है कि इसमें कुछ प्लांट्स के कैरेक्टर हैं, कुछ फंगी के कैरेक्टर्स हैं और कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर हैं। इसी वजह से इसका जो क्लासिफिकेशन है वो एक तरह से आर्टिफिशियल सा लगता है देखने में, ठीक है। अब लिखना कैसे आपने सीधा आ जाना पेज नंबर 148 के ऊपर और यहाँ आकर आपने चेक करना है कि आपने कितना कंटेंट जो है ना इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे आप सबसे पहले और उसके बाद आप यहाँ से इसको मार्क करेंगे। द प्रोटॉक्टिस्टा इंक्लूड 3 ग्रुप्स विच फॉर्मरली हैड सेपरेट टैक्सोनॉमिक स्टेटस एंड विच आर नाउ कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वाइडली डिफरेंट ऑरिजिन्स टू बी प्लेस्ड इन वन किंगडम। द 3 ग्रुप्स आर प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्टा एल्गी, फंजी लाइक प्रोटॉक्टिस्टा प्रिमिटिव फंगी और एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस्टा प्रोटोजोआ। यानी कहने का मकसद क्या है कि इसमें 3 अलग अलग ग्रुप हैं इस वाले प्रोटॉक्टिस्टा किंगडम में, और वो कौन कौन से हैं? जो कि प्लांट जैसे दिखते हैं जैसा कि एल्गी, जो कि फंगस जैसे दिखते हैं जैसा कि प्रिमिटिव फंगीज, और जो कि एनिमल्स जैसे हैं जैसा कि प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम्स वगैरह आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क कर लें। इसी वजह से इसकी जो टैक्सोनॉमी आर्टिफिशियल सी लगती है क्योंकि इसमें 3 ग्रुप्स मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कहता है? वाई वी से दैट अल्वा हैज़ आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पेज नंबर 149 पर आ जाएं आप। सबसे पहले तो एक बात बता दूँ आपको
कि अल्वा जो है इसका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ये वाला भी क्वेश्चन, उसके बाद जो इसकी सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, चाहे वो शॉर्ट में आए चाहे वो लॉन्ग में आए, दोनों में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसको खास तौर पर करना है आपने। तो ये इस तरह से देखो, एक सी लेटस होता है, ऐसा लगता है जैसे सलाद का पत्ता सा है, ठीक है। लाइट ग्रीन सा ही कलर होता है इसका, और इसकी जो बॉडी होती है ना इसी तरीके से बिल्कुल सलाद के पत्ते की तरह फैली हुई होगी। इसको थैलस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, ये अपनी बॉडी को किसी भी सरफेस के साथ जहाँ पे वाटर मौजूद होता है, जहाँ से इसको न्यूट्रन मिल सकती है, अटैच्ड हो जाता है। अच्छा, अब होता क्या है इसमें, यहाँ से इसको मार्क करो पहले। इट इज़ मैरीन एल्गी कॉमनली कॉल्ड सी लेटस। इसको मैरीन एल्गी कहा जाता है और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, सी लेटस है। उसके बाद यहाँ से मार्क करना, द बॉडी कॉल्ड थैलस इज कम्पोज्ड ऑफ एलोंगेटेड रिंकल्ड ब्लेड अबाउट 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। यानी इसकी जो बॉडी होती है तकरीबन 30 सेंटीमीटर्स के करीब होती है और लंबी सी होती है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको मार्क करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें क्या पॉइंट्स है ये मैं आपको बता दूँ, मेन यहीं पे पॉइंट्स हैं इसके। इसका जो थैलस होता है यानी इसकी जो बॉडी होती है बहुत पतली सी होती है और इसमें 2 लेयर ऑफ सेल्स होते हैं थिकनेस के एतबार से, ठीक है। अब जो थैलस होता है उल्वा का, इसमें जो 2 तरह के सेल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, पहले वो होते हैं जिनमें 26 नंबर क्रोमोसोम्स के होते हैं तकरीबन। यानी इस तरह के सेल्स जो है इसमें 26 क्रोमोसोम्स होंगे, इसको हम कहेंगे ये स्पोरोफाइट है। और जो दूसरी तरह के सेल्स होते हैं उसमें 13 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हम कहते हैं गैमीटोफाइट। तो अंडरस्टूड है, आपके पास जो स्पोरोफाइट होता है ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है, जबकि गैमीटोफाइट जो है वो अपने ही जैसे दूसरे गैमेट्स के साथ फ्यूज्ड होकर जो रिप्रोडक्शन करता है वो सेक्शुअल होती है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसके जो दोनों गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट्स होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं, आपको एक जैसे आइडेंटिकल दिखेंगे, इसीलिए इनको कहते हैं आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है जिनका सेम मॉर्फोलॉजी होता है, जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है, और ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी ए सेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं। तो आपने पहले यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन को मार्क करना है, उसके बाद द बॉडी से लेके लॉन्ग तक करना है, उसके बाद द थैलस से लेके ऑल्टरनेटिवली तक करना है, ठीक है। यहाँ तक आ जाते हैं आपको, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे अब आप। इसके क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटे छोटे से हैं। नेक्स्ट है वाई ए सेक्शुअल सेक्शुअल अल्वा प्लांट्स आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट, ठीक है। पेज 150 पे इसका आंसर होगा। देखिए अंडरस्टूड है एक बात कि जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर भी ज़्यादा है, 26 है, तो जब ये ए सेक्शुअली ही रिप्रोड्यूस होते हैं तो ये अपने जैसे ही 26 क्रोमोसोम्स जो है इसको आगे कह लीजिए कि फॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से ये वाली जो रिप्रोडक्शन होती है ए सेक्शुअल होती है और स्पोरोफाइट्स ही फॉर्म हो रहे हैं आगे, ठीक है। जबकि जो गैमीटोफाइट है इसमें होता क्या है कि इसमें जो आपके पास क्रोमोसोम्स आ रहे हैं वो 13 हो रहे हैं, यानी एक पार्टनर से 13 मिलना है, फिर दूसरे पार्टनर से भी 13 मिलेंगे, तो दोनों के मिला के कितने हो जाएंगे, 26, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम नंबर n होता है, जबकि आपके पास जो ये वाले होते हैं स्पोरोफाइट वाले ये डिप्लॉयड होते हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 2n होता है। अब देख लो इसके कंटेंट में कहाँ से कहाँ तक लिखना है। सबसे पहले यहाँ मार्क करना, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन takes place in asexual ulva diploid sporophyte with 26 chromosomes or 2n by producing quadriflagellated zoospores। यानी इससे इसके पास जो छोटे छोटे zoospores बनेंगे उनकी पहचान क्या होती है, quadriflagellated होते हैं। quadriflagellated का मतलब होता है कि इनके पास 4 फ्लैजिला होते हैं, 4 इनके पास कह लीजिए कि इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये फ्लैजिला होते हैं जिससे मूवमेंट करते हैं, ये क्वाड्री होते हैं यानी 4 होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि ये स्पोर्स जो है मियोसिस की मदद से क्या करते हैं, ये अपने आप को कह लीजिए कि एक्सटेंड करना शुरू कर देते हैं। 8 से 16 हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं सिंगल पेरेंट सेल से। तो इस तरह होता क्या है कि 26 नंबर जो क्रोमोसोम्स के हैं वो आगे वाली जो इनकी जनरेशन आ रही है उसमें भी 26 ही रहेंगे, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन इनका हो रहा है वो एसेक्सुअली हो रहा है और बाय मीन्स ऑफ मियोसिस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ आप सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं इसके पास आइसोगैमस। आइसोगैमस में होता क्या है कि इनके पास समझ लीजिए कि 2 पार्टनर्स हो जाएंगे और हर पार्टनर से जो क्रोमोसोम्स मिलेगा वो कितना होगा, 13 क्रोमोसोम्स होगा। तो 13 क्रोमोसोम एक पार्टनर से मिलेगा, 13 क्रोमोसोम दूसरे पार्टनर से मिलेगा, इस तरीके से दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे, 26। अब इसमें जो बिल्कुल जू स्पोर्ट्स की तरह के ही कह लीजिए कि छोटे छोटे से स्पोर्ट्स बन रहे होते हैं, लेकिन इनमें पहचान क्या होती है, बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। बायफ्लैजिलेटेड का मतलब क्या होता है कि इनमें इस तरीके से 2 जो फ्लैजिलास होंगे, ठीक है।
और उसके बाद फाइनली क्या होता है कि ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये आइडेंटिकली बिल्कुल आपको जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में आपके पास जू स्पोर्स बन रहे होते हैं उसी से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि इनमें क्रोमोसोम्स 13 जा रहे होते हैं और उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो 26 ही जा रहे होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लें। तो इसको आप मार्क कैसे करेंगे, ये तो एसेक्सुअल से लेके पेरेंट सेल तक और ये सेक्सुअल से लेके जू स्पोर्स तक। अगला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोटोक्टिस्टा आर द लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड द अदर मॉडर्न यूकैरियोटिक लाइक प्लांट एंड एनिमल, एक्सप्लेन व्हाई। पेज 148 पर आ जाओ आप सीधा। अब ये देखो इसमें कहा जा रहा है, यानी सवाल क्या है आपका, सवाल ये है कि आपके पास ये जो प्रोटिस्टा होते हैं इसको क्यों कहा जाता है कि ये लिंक है प्रिमिटिव और जो मॉडर्न एनिमल्स हैं इनके बीच में। तो यहाँ से इसको मार्क करना स्टार्ट कीजिएगा। प्रोटिस्टा इज़ नॉट मोनोफाइलेटिक ग्रुप। मोनोफाइलेटिक ग्रुप का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ एक ही फाइलम नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें फंगीज भी आ रही हैं, इसमें एल्गीज भी आ रही हैं, इसमें आपके जो प्लांट्स हैं वो भी आ रहे हैं, एनिमल्स भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं ना, मिक्स हो रही हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिर्फ प्लांट्स नहीं हैं, इसमें प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स भी हैं, इसमें फंगीज भी हैं। लेकिन जनरली अगर आप इनको देखेंगे तो इनमें जो कॉमन कैरेक्टर है या जो आइडेंटिकल कैरेक्टर है वो क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स हैं, यानी इनमें कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि अपने अर्ली पेरेंट्स जो हैं उससे रिजेंबल्स होते हैं, जैसे कि एल्गी। अर्ली एनिमल्स हैं इसमें बिल्कुल जैसे कि प्रोटोजोआ, और बिल्कुल अर्ली फंगीज हैं जैसे कि इसमें ओमाइकोटा, ठीक है। तो अब इसी वजह से फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आपने लिख दिया ओमाइकोटा, उसके बाद यहाँ से लिखना है देयरफॉर बायोलॉजिस्ट रिगार्डेड कि जो ये फाइलम है आपका प्रोटिस्टा किंगडम एज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन। तो होता क्या है कि साइंटिस्ट जो इनका बिलीव है कि क्योंकि इसमें मल्टीपल फाइलम्स इन्वॉल्व हैं तो इसी वजह से इनको एक कह लीजिए कि ऐसा ग्रुप माना जाता है ऑर्गेनिजम्स का कि जिससे क्योंकि मल्टी फाइलम्स मिल रहे हैं तो इसी वजह से इसकी जो एवोल्यूशनरी कैरेक्टर है इसमें डाइवर्सिटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आप आ जाइए। आपके पास इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नेम वेरियस क्लास ऑफ प्रोटोजोआ एंड हाउ ईच ऑफ देयर मेंबर्स मूव। पेज 153 पर मूव करें सीधा। यहाँ देखें, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा गया था कि ये जो प्रोटोजोआ है ये वाला जो इसकी जो क्लासिफिकेशन है इसमें बेसिकली लोकोमोशन जो है इसको बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो लोकोमोशन के बिहाव पर आप क्या करते हैं, इनको अलग अलग क्लास दे देते हैं इसी फाइलम को। तो सबसे पहले आप यहाँ से इसको मार्क करें, मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस विच डिफर इन देयर मीन्स ऑफ लोकोमोशन। यानी हमने क्या किया है, प्रोटोजोआ को 5 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया है और इसका मोड क्या है, इसका लोकोमोशन यानी किस तरीके से मूव करते हैं इस बिहाव पर। तो पहली क्लास से आपके पास सार्कोडीना, ये रही क्लास आपकी सार्कोडीना, जिसका दूसरा नाम राइजोपोडा भी होता है। इसमें सीरोपोडिया होते हैं, ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के तौर पे काम आते हैं। जैसे कि इसकी कॉमन एग्जांपल आप अमीबा में देख लो तो वो वहाँ आपको मिलेगा एक सीरोपोडिया स्ट्रक्चर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है। नंबर 2 पर आ जाओ, क्लास फ्लैजिलेटा जिसको मेस्टिगोफोरा भी कहा जाता है। तो क्लास ये जो फ्लैजिलेटा है इसके कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला होता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के तौर पर। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है ना आपको क्लेमिडोमिनास में मिल जाएगी। उसके बाद नंबर 3 में देखो क्लास सीलिएटा जिसको सीलियोफोरा भी कहा जाता है। इसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीलिया लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे से बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं, उसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह हिलता है। इसे कहते हैं सीलिया एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो पैरामेशिया में मिल जाएगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्लास सेक्टोरिया। सेक्टोरिया में क्या होता है, बिल्कुल अर्ली स्टेज पे छोटे से सीलियास होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये सीलिया झड़ जाते हैं और प्लांट जो है वो स्टक हो जाता है और उसकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल गुजरती है, यानी बाकी पूरी ज़िंदगी वो एक सरफेस से चिपक कर ही ज़िंदगी गुजार देता है, ठीक है। उसके बाद है क्लास स्पोरोजोआ। क्लास स्पोरोजोआ में किसी भी किस्म का कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर किसी भी स्टेज पे नहीं होता, ना ही स्टार्ट में ना ही एंड में, बल्कि वो एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ही गुजारेगा, यानी जहाँ पैदा हुआ वहीं पर ही उसकी डेथ होनी है, वहीं चिपक के रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, डिस्क्राइब सम ऑफ द अनयूजुअल फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर बिहेवियर ऑफ फंगी।
तो आपको यहाँ पे बताना है कि कुछ अनयूजुअल बिहेवियर हैं। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और हैं, ज़रा उसको भी सीखते जाइएगा आप साथ साथ, इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छी लगेंगी। सबसे पहले तो देख लें आपको मार्क किधर से किधर तक करना है, यहाँ से करना है। पहले मार्किंग देख लीजिएगा, दे हैव रिजिड सेल वॉल, यहाँ से लेके कॉम्पैक्टिबल न्यूक्लाई तक। सबसे पहले इसको मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को। अब समझिए कहता क्या है। होता क्या है कि जो फंगीज हैं इनके आमतौर पर सेल वॉल बहुत रिजिड होते हैं, ठीक है। इनमें काइटन मौजूद होता है और ज़्यादातर जो फंगल सेल्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है इनमें क्रोमोसोम एन होता है सिर्फ, ठीक है, सिंगल होता है, एन होता है। और मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसमें मौजूद होते हैं ज़्यादातर फंगल सेल्स में। दोबारा से इस बात को समझ लीजिए कि हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स जो है वो एन नंबर में होंगे, और मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। तो अब मल्टी न्यूक्लिएट जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं इससे हम कहते हैं कि ये है होमोकैरियोन। अब फर्ज कर लीजिए कि अगर इसमें न्यूक्लियस सेम है तो हम इसे कह रहे हैं कि होमोकैरियोन्स हैं, और फर्ज कर लीजिए कि इसमें न्यूक्लियस सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हेट्रोकैरियोन्स हैं, ठीक है। अब ये सेम न्यूक्लियस और डिफरेंट न्यूक्लियस जो है उससे क्या मुराद है? सेम न्यूक्लियस का मतलब होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम होने चाहिए, और हेट्रोकैरियोन्स का मतलब होता है कि इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा भी अनयूजुअल न्यूक्लियर कंडीशन जो है वो पाया जाता है फंगस में, जो कहलाता है डाइकैरियोन। अब ये डाइकैरियोन कब होता है? जब कैरियोगेमी डिले हो जाए। कैरियोगेमी से क्या मुराद होती है? फर्ज कर लीजिए कि एक आपके पास ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और एक ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ हुए और इन्होंने एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना दिया जिसमें क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 2n। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होकर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म कर देंगे, इसको हम कहेंगे कैरियोगेमी, ठीक है। फर्स्ट कर लीजिए कैरियोगेमी नहीं हो पाई, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होकर ये डबल डिप्लॉइड न्यूक्लियस नहीं फॉर्म कर पाए, डिले हो गया ये प्रोसेस किसी भी वजह से। तो अब एक ऐसा सेल फॉर्म होगा कि जिसमें क्या होगा? कंपैटिबल न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। पेयर का मतलब होता है 2, 4, 6 इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो अब ऐसा सेल आपके पास आ जाएगा कि जिसमें पेयर ऑफ सेक्सुअली कंपैटिबल न्यूक्लियाई होंगे। सेक्सुअली कंपैटिबल न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों न्यूक्लियस दो अलग अलग तरीके से, दो अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो आपस में n+n मिलके 2n बना सकते हैं, ठीक है। यानी बिल्कुल यही वाला काम कर सकते हैं कि एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक पेरेंट का, दूसरा हैप्लॉइड न्यूक्लियस दूसरे पेरेंट का, दोनों आपस में फ्यूज़ होकर क्या बना सकते हैं? डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इनके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने की वजह से इनके नाम भी डिफरेंट होते हैं और इनका एक्शन जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर किस में हम पढ़ रहे हैं? फंगस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगली चीज़ देखें आप। नेक्स्ट आपके पास व्हाट फीचर्स अलाउ फंगी टू सर्वाइव इन ऑल एनवायरनमेंट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। 156 पर ही आ जाइए। अच्छा देखिए, फंगस जो है इसके अंदर भी एक डाइवर्सिटी है, मतलब ये अलग अलग तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। पहले तो उसको लगा लें। फंगी जो है ये आमतौर पे एब्जॉर्प्टिव होती है और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, किसी न किसी पे डिपेंड करते हैं। पहले तो आपने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लिया, उसके बाद यहाँ से लेके दे कैन बी से लेके ऑर्गेनिजम्स तक मार्क कर लीजिए और इसको समझ लीजिए इसमें कहा क्या जा रहा है। कि पहली बात तो ये हो गई कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। दूसरी बात क्या हो सकती है कि इसमें और भी बहुत से चांसेस हैं, क्या हो सकते हैं? डिकम्पोजर्स हो सकते हैं जिसको सेप्रोट्रॉफ भी कहा जा रहा है, ठीक है। ये पैरासाइट्स हो सकते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है कि ये बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब होता है किसी दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी से खुराक हासिल कर सकते हैं। म्यूचुअलिस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ मिलकर भी रह सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्लांट या एनिमल के साथ कंबाइन होकर भी रह रहे होते हैं। प्रीडेटर्स का मतलब क्या है? बाज़ औक़ात ये खुद शिकार करते हैं। जब सेप्रोट्रॉफ्स की बात आती है तो ये अपनी फूड जो है वो आमतौर पे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो हैं उनसे हासिल करते हैं। इसके लिए इनमें जो हाइफा है वो मॉडिफाइड हो जाता है और इस हाइफा को क्या कहा जाता है? राइजोइड्स। जब पैरासिटिक फंगीज की बात आती है तो ये आमतौर पे लिविंग होस्ट जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उससे अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको हासिल करते हैं। और इसके लिए इनकी जो बॉडी है उसमें जो हाइफी होती है वो ख़ास तौर पर डेवलप्ड हो जाती है, स्पेशल हो जाती है। अब इसको कहा जाता है हॉस्टोरिया है, ठीक है। इस तरीके से जो पैरासिटिक फंगीज होती है ये बाज़ औक़ात क्या होती है
लिविंग होस्ट जो है उसकी बॉडी में भी ग्रो होने लगती है, एज वेल एज ये किसी आर्टिफिशियल मीडिया में भी ग्रो हो सकती है जहाँ से भी इसको ऐसा न्यूट्रिएंट मिल जाए जिससे उसको खुराक मिलती रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी हो सकता है कि कुछ फंगीज जो हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, जो होस्ट होता है लिविंग उसको ट्रैप कर लेते हैं, फूड के तौर पर फिर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो म्यूचुअलिस्टिक फंगीज होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरे जानवरों के साथ आमतौर पर मिलजुल कर रहते हैं, यानी कुछ उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं, खुद भी फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं उससे, ठीक है। इस तरह इसकी बड़ी डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग इसके कह लीजिए कि मोड हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में एक्सिस्ट कर सकती है, ठीक है, अपने आप को बचा सकती है, अपने आप को ज़िंदा रख सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिए। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में ये छोटे छोटे से 4 ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ में शेयर किया कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।